हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के अंदर प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। तो मानव के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है। जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनका प्रयोग हम सीधा अर्थात उसमें कोई भी बदलाव किए बिना करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न प्रकारों से बांटा गया है। नंबर 1 है विकास एवं प्रयोग के आधार पर, दूसरा है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है भंडारण या वितरण के आधार पर, चौथा है नवीकरणीयता के आधार पर। तो इनका विस्तार से हम वर्णन करते हैं और देखते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आएगा विकास के आधार पर। तो वास्तविक संसाधन तो ये वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें पता है तथा जिनका उपयोग अभी वर्तमान में हम कर रहे हैं। ये वस्तुएं वास्तविक संसाधन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, जर्मनी में कोयले की मात्रा तथा महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा इत्यादि हैं। ये वास्तविक संसाधन हैं। दूसरे टॉपिक में चलते हैं तो देखते हैं संभाव्य संसाधन की बात। तो ये वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा का अनुमान नहीं लगा सकते व जिनका उपयोग अभी भी नहीं किया जा रहा है परंतु आगे आने वाले समय में हम कर सकते हैं। इन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए 20 वर्ष पहले तेजी से चलने वाली पवन चक्कियाँ एक संभाव्य संसाधन थी, परंतु आधुनिक समय में तकनीकी प्रगति के कारण भी हम पवन चक्कियों का प्रयोग आज भी कर पा रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो लद्दाख में उपलब्ध यूरेनियम भी एक संभाव्य संसाधन है जिनका प्रयोग हम आगे आने वाले समय में कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। तो इसे भी दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला आएगा जैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होता है? सजीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन होती हैं। उदाहरण के लिए जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव आदि। अजैव संसाधन की बात करें तो निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन है। उदाहरण के लिए वायु, मृदा, प्रकाश आदि। 3 नंबर टॉपिक में बात करें तो भंडारण या वितरण के आधार पर। तो इन्हें भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो है सर्वव्यापक। तो ये वे वस्तुएं होती हैं जो सभी स्थानों पर सुलभता से उपलब्ध हों। इन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु। और स्थानिक संसाधन की बात करें तो ये वे वस्तुएं होती हैं जो कुछ ही स्थानों पर उपलब्ध होती हैं। इन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, अयस्क आदि। नवीकरणीयता के आधार पर बात करें तो इस आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नवीकरणीय संसाधन। तो वे वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग दोबारा किया जा सकता है तथा जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा आसानी से हो सकती है, वे वस्तुएं नवीकरणीय संसाधन कहलाती हैं। दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं। जैसे उदाहरण हम बता सकते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट में बात करें लास्ट टॉपिक में अनवीकरणीय संसाधन। तो ये वे वस्तुएं हैं जिनका भंडार सीमित होता है तथा जिनके निर्माण होने की आशा बिल्कुल नहीं रहती है या निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है, तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो हमें किसी भी संसाधन का लापरवाही से प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार और अधिक प्रयोग करने से ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियाँ इनका उपयोग नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे लिए प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अब हम बात करते हैं IUCN। IUCN क्या है, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो वन्य जीवन संरक्षण के अंतर्गत विश्वव्यापी चेतना के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1948 में प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई, जिसको हम IUCN के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो प्रकृति को बचाने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कहते हैं। तो इसे शॉर्टकट में हम IUCN के नाम से जानते हैं। IUCN के द्वारा विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई जातियों को लाल आंकड़ों की पुस्तक में प्रकाशित किया गया है, जिसे हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। IUCN ने निम्न 5 जातियों को परिभाषित किया है जिन्हें संरक्षण प्रदान करना है या बचाने का कार्य हम सबको मिलकर करना है। जैसे सबसे पहला आएगा विलुप्त जातियाँ। तो वे जातियाँ जो संसार से विलुप्त हो गई हैं तथा जीवित नहीं हैं, विलुप्त जातियों की श्रेणी में रखी हुई हैं, जैसे डायनासोर है, राइनिया है। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है, दूसरा पॉइंट आता है संकटग्रस्त जातियाँ। तो ये वे जातियाँ हैं जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए, तो ये आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगी। जैसे गेंडा है, गोडावण है, बब्बर शेर है। तो ये जो जानवर हैं ये आने वाले समय में ख़त्म होने के कगार पर हैं, इसलिए हमें इनको बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सभेदीय जातियाँ। तो वे जातियाँ जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में हैं। दुर्लभ जातियाँ। तो ये वे जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या विश्व में बहुत कम है तथा निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं। ये सीमित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हिमालय भालू, विशाल पांडा। और इसमें इस टॉपिक का भी लास्ट पॉइंट है अपर्याप्त ज्ञात जातियाँ।
तो ये वे जातियाँ हैं जो पृथ्वी पर किंतु इनके वितरण के विषय में